हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आप सभी का इस अमेजिंग चैनल जिसका नाम है प्रो डी जेई पर। और मेरा नाम है अनु गुप्ता, क्लियर जेई अ लॉन्ग टाइम बैक। पिछले 15-16 सालों से जेई और नीट की कोचिंग दे रहा हूं बच्चों को, और इस टाइम में हजारों बच्चों का आईटीएस डॉक्टर्स बनने का सपना पूरा करने में अपना योगदान दे चुका हूं। इस टाइम इंटरवल में मैंने बहुत सारे अच्छी जगहों पर अच्छे इंस्टीट्यूट्स के अंदर की पोजिशन से पढ़ाया हुआ है और बहुत सारे अच्छे और इंटेलिजेंट बच्चों के साथ इंटरेक्ट किया है, जिससे मेरा कुछ एक्सपीरियंस बढ़ा है। और भरपूर उम्मीद है कि वो एक्सपीरियंस का आप फायदा उठाएंगे और अपने ड्रीम को आप भी फुलफिल करेंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों कि कैसे हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस का यूज करते हैं इन कैलकुलेशंस इन फिजिक्स। ठीक है, वैसे तो जनरल फिजिक्स की बात थी, लेकिन मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूं कि सेंटर ऑफ मास के अंदर हम लोग कैसे इसको यूज करते हैं। तो उसका तरीका यहां पर क्या आता है, देखिए सिंपल सी बात यहां पर यह है कि सेंटर ऑफ मास का जो एक्सप्रेशन बनता है, क्योंकि अक्सर जो ये वाला टॉपिक मैंने क्यों उठाया मैं आपको ये बता दूं। ये टॉपिक उठाने का एक सिंपल सा रीजन ये है कि बहुत सारे बच्चे इस बात में कंफ्यूज रहते हैं कि सर एलिमेंट्स क्या लेने हैं, ठीक है, या इंटीग्रेट कैसे करना है, कि हमें कैसे समझ में आएगा कि कौन सा एलिमेंट लेना है। तो आपको कैसे समझ में आएगा यही बताने के लिए मैं ये वाला सेशन ले रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि जितने भी तरीके के एलिमेंट्स लेने होते हैं, जहाँ पे सिचुएशंस होती हैं, वो सारी मैं आज यहाँ पे कवर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। मतलब एग्जांपल्स आपको दूंगा ताकि आपको समझ में आए कि भाई हो क्या रहा है। पहली बात तो यार ये है कि मैं एलिमेंट्स नहीं बोलूंगा आपसे, मैं इनको प्यार से छोटू बुलाता हूँ, ठीक है। वो इसलिए बुलाता हूँ ताकि एक अपनापन बन जाता है, एक बॉन्डिंग हो जाती है कि हाँ भाई छोटू इधर आओ, तो लगता है कि हाँ भाई ठीक है। एलिमेंट लो तो ऐसा लगता है ये अरे ये एलिमेंट बहुत कोई बड़ी खतरनाक चीज़ मारेगी आके। डरने घबराने की तो कोई बात ही नहीं है, बहुत सिंपल सी बातें होती हैं। देखो सीधी सी बात है, सबसे पहले मैं एक बेसिक फॉर्मूला देख लेता हूँ। जैसे डिस्क्रीट मासेज अगर होते हैं, अलग अलग मासेज होते हैं, तो सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर है वो गिवन होता है सिग्मा एम आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एम आई से, ठीक है। और अगर कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इंटीग्रेशन का यूज तब होता है जब पॉइंट मासेज ना होके कई सारे मास से फैला हुआ होता है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैंने इस तरीके से एक रॉड रख दी, तो ये रॉड के ऊपर जो मास पूरी तरीके से फैला हुआ है, अपन केस भी बोले के चलते हैं जब मास नॉन यूनिफॉर्मली फैला हुआ है तो उसमें अपन सेंटर मास ढूंढेंगे। तो पर पॉइंट यहाँ पर ये है कि अगर XCM की वैल्यू ये है और अगर कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है, ये तो डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हो गया फॉर्मूला। डिस्क्रीट मतलब पॉइंट मास के लिए, एक पॉइंट मास यहाँ, एक मास यहाँ, एक मास यहाँ, उसके लिए। कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन के केस में XCM की वैल्यू क्या हो जाएगी, XCM हो जाता है इंटीग्रल x dm। एक छोटू पकड़ा, छोटू का मास dm, उसका x कोऑर्डिनेट लिखा और डिवाइडेड बाय इंटीग्रल dm। इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहां पर एक रॉड थी, वो नॉन यूनिफॉर्म थी, और ये दे रखा है इसका मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा नॉट से बढ़ के 2 लैम्डा नॉट हो गया L दूरी में। और ये क्वेश्चन में लिखा है कि द मास पर यूनिट लेंथ, लैम्डा इज द मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। तो ये जो चीज है, दिस इज गिवन बाय LENGTH, लेंथ वो गिवन है लैम्डा से, और लैम्डा की वैल्यू लैम्डा नॉट से 2 लैम्डा नॉट तक बढ़ी लीनियरली, ठीक है। तो लैम्डा नॉट की वैल्यू जो है वो कैसे बढ़ी, वो लीनियरली बढ़ी। लीनियरली बढ़ने का मतलब क्या हुआ, लीनियरली बढ़ने का मतलब ये हो गया कि मतलब लेंथ के साथ साथ या एक्स के साथ साथ वो सीधे सीधे डायरेक्टली प्रोपोर्शनली बढ़ रही है। अब समझ में हमें यहाँ पे सबसे पहले तो ये करना चाहिए कि भैया ठीक है, हमें जो फॉर्मूला पता था वो हमें पता था डिस्क्रीट मास के लिए, मतलब पॉइंट मासेस के लिए। अब यहाँ पे तो कंटिन्यूअस मास आ गया, पूरी की पूरी रॉड आ गई। अगर पूरी की पूरी रॉड आ गई तो फिर इसके छोटे छोटे टुकड़े करते हैं, और हर टुकड़े से पूछेंगे बता कि तूने क्या कर रखा है। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि भाई एक काम करो, यहाँ पे छोटा सा एक छोटू पकड़ लो, ठीक है, दौड़ते हुए जाओ, एक छोटू पकड़ो, ए छोटू क्या हाल चाल तुम्हारे। अच्छा, छोटू का हम बहुत परेशान करते हैं। जहाँ पूरी फिजिक्स में अभी तो सेंटर ऑफ मास की बात हो रही है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की अगर आप बात करते हो, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, बहुत सारी जगहों पर ये इंटीग्रेशन का यूज होता है, ठीक है। और छोटू हमारे बार बार हम छोटू को पकड़ते रहेंगे, तो इसलिए, और छोटू तो हमसे बहुत त्रस्त रहता है कि यार ये फिर आ जाते हैं बार बार पकड़ने के लिए। तो हम कहा अरे और भाई छोटू क्या हाल चाल है। छोटू हमने वहां से पकड़ा, x दूरी पे छोटू पकड़ा है, और छोटू की स्वयं साक्षात लंबाई dx थी, छोटा सा एलिमेंट, ठीक है। हमने छोटू जरा क्या है, क्या चाहते हो छोटू, तुम्हारा मास क्या है छोटू जी, dm। अच्छा dm है तुम्हारा मास, अच्छा dm कितना है बेटा, कहते हमें क्या पता, पढ़े लिखे तुम हो, तुम बताओ। तो भाई हमने कहा कि ठीक है, अगर यहां पे मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा बोला जाता तो dm, तो यहाँ पे इसकी लंबाई जो है dx है,
तो dm की वैल्यू लैम्डा dx हो जाती। कैसे? कि लैम्डा क्या है? एक यूनिट का मास, एक यूनिट लेंथ का मास, यानी कि 1 मीटर का मास लैम्डा, 2 मीटर का मास 2 लैम्डा, 5 मीटर का मास 5 लैम्डा, तो dx मीटर का मास dx लैम्डा। तो ये हो जाता है dx इंटू लैम्डा, ये हो गया dm। ठीक है, तो अब अपन ये वाला फॉर्मूला यूज करने के मूड में है। ठीक है, पर उसके लिए पहले मुझे लैम्डा चाहिए। ठीक है, थोड़ी सी जगह मुझे ज्यादा चाहिए होगी, तो मैं इसको यहां से हटा रहा हूं, कुछ पार्ट यहां से, ये वाला लिख चुके हो आप, देख चुके हो। ठीक है, पहले तो मुझे यहां पे लैम्डा चाहिए, क्योंकि लैम्डा खुद वेरी कर रहा है, हर जगह पे कांस्टेंट नहीं है, वो लीनियरली वेरी कर रहा है। लैम्डा नॉट से बढ़ते बढ़ते 2 लैम्डा नॉट हो गया। तो यहां पे मैं ये कह सकता हूं कि आप एक और बोले लैम्डा की वैल्यू, सॉरी लैम्डा की जो वैल्यू है वो हो जाएगी ax प्लस बी। क्यों? लीनियरली वेरी कर रहा है, तो लीनियर एक्सप्रेशन ये आ जाएगा। ए और बी बता दे कोई बस मुझे। तो हम ये कह सकते हैं जब x 0 था तो लैम्डा लैम्डा नॉट था, और जब x l हुआ तो लैम्डा की वैल्यू 2 लैम्डा नॉट हो गई। x 0 था, x तो 0 डाला, लैम्डा को डाला लैम्डा नॉट, तो लैम्डा नॉट इज इक्वल टू a इंटू 0 प्लस बी। यहां से पता चला b की वैल्यू आ गई लैम्डा नॉट। ठीक है, a इंटू 0 तो ही गया, फिर x को डाला l, तो b की वैल्यू, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 2 लैम्डा नॉट, तो 2 लैम्डा नॉट इज इक्वल टू a इंटू एल प्लस बी तो खुद ही लैम्डा नॉट है। इसका मतलब a की वैल्यू आ गई लैम्डा नॉट बाय l। ये दूसरा एक्सप्रेशन आ गया। इन दोनों एक्सप्रेशंस को यूज करूं तो कुल मिला के रिजल्टेंट कितना आया? तो लैम्डा की वैल्यू आ गई है a तो a की वैल्यू तो मिल गई ना अभी अपने को। a की वैल्यू कितनी मिली भाई? वो मिली लैम्डा नॉट बाय एल इंटू एक्स प्लस लैम्डा नॉट, बी की वैल्यू लैम्डा नॉट है। ये आ गया किसी भी जगह पर लैम्डा। ठीक है, जैसे ही ये लैम्डा आया, अब ध्यान से देखना। अच्छा, ये तो एक तरीका हो गया लैम्डा निकालने का, वैसे मैं इसको प्यार से कहता हूं गधों वाला तरीका। ये गधों वाला तरीका लैम्डा निकालने का। एंड बाय सेइंग गधों वाला तरीका, आई डोंट वांट टू डिमीन द तरीका और गधा। ठीक है, गधों वाला तरीका बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जब मतलब ये है कि मतलब मजदूरी वाला तरीका है, मतलब लग जाओ आंसर तो आ ही जाएगा। लेकिन ये तरीका हो सकता है आपको लगे अरे सर इसका मतलब मजदूरी, मतलब चालाकी से 1 सेकंड में आंसर आ सकता है, मतलब 1 सेकंड तो नहीं पर 2-3 सेकंड में एक लाइन में आंसर आ सकता है। बट द इंपॉर्टेंस ऑफ गधों वाला तरीका इज, चालाकी जो होती है ना वो दिमाग चलाने पे मिलती है, और उसके लिए दिमाग होना चाहिए। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, लेकिन तुम्हें भी अच्छी तरह पता है कि दिमाग तुम्हारे पास है, लेकिन एग्जाम के टाइम पे, बिल्कुल एंड टाइम पे वो घास चढ़ने चला जाता है। ठीक है, तो उस टाइम पे जब कुछ काम नहीं कर रहा होता, तो फिर ये गधों वाला तरीका काम आता है कि लग जाओ यार आंसर तो आ ही जाएगा। ठीक है, 3 सेकंड में नहीं आएगा, 10 सेकंड में आ जाएगा, 15 सेकंड में आ जाएगा, आएगा तो सही। ठीक है, तो फिर आप उस केस में लग सकते हो, सवाल छोड़ने से तो अच्छा ही है। ठीक है, वैसे छोटा तरीका क्या है? छोटा तरीका बहुत सिंपल है, सीधी सी बात है। यहां से वहां तक लैम्डा में इंक्रीमेंट कितना हुआ? यहां से वहां तक लैम्डा में इंक्रीमेंट कितना हुआ? इंक्रीमेंट हुआ लैम्डा नॉट का। कितनी दूरी में हुआ? एल दूरी में। तो x दूरी में कितना इंक्रीमेंट हुआ? लैम्डा नॉट बाई एल इंटू एक्स का इंक्रीमेंट हो गया यहां से वहां तक। ये बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो इंक्रीमेंट हुआ लैम्डा नॉट बाई एल इंटू एक्स, ये तो यहां से यहां तक का इंक्रीमेंट है। तो फाइनल वैल्यू क्या होगी? ओरिजिनल वाली में इंक्रीमेंट जोड़ दो। ओरिजिनल था लैम्डा नॉट, उसमें जो बढ़ोतरी हुई उसको ऐड कर दो, तो यहां पे लैम्डा नॉट और ऐड कर देते हैं, तो ये मुझे लैम्डा दे देगा। ये बात समझ में आती है क्या? और ध्यान से देखो, ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन सेम लिखा हुआ है, और अगर ये दोनों ही एक्सप्रेशन सेम लिखे हुए हैं तो बहुत ही खुशी की बात है ना। ये तो अपन ने बढ़िया छोटे तरीके से निकाल लिया फटाफट से आंसर। ये थोड़ा कम टाइम में निकल जाता है, दूसरे वाला जो था वो ज़्यादा टाइम में निकलता। समझ में आ गई इतनी सी बात? अच्छा, अब बात ये आती है, हाँ भाई छोटू से बात करते हम। छोटू छोटू छोटू, तो हमें ये पता है कि जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आता है, मतलब सेंटर ऑफ मास अगर मुझे निकालना है तो एक्स सी एम की वैल्यू आएगी इंटीग्रल एक्स डीएम अपॉन इंटीग्रल डीएम। तो यहां पे क्या बन जाएगा? x तो आ गया, x तो x है। dm क्या बन जाएगा? dm बन जाएगा लैम्डा इंटू डी एक्स, वहां का लैम्डा इंटू डी एक्स। लैम्डा डी एक्स हो गया तुम्हारा लैम्डा नॉट बाय एल इंटू एक्स प्लस लैम्डा नॉट इंटू डी एक्स का इंटीग्रल डिवाइडेड बाय इंटीग्रल सीधे सीधे डीएम, और डीएम क्या हो जाएगा? वही लैम्डा नॉट बाय एल इंटू एक्स प्लस लैम्डा नॉट इंटू डी एक्स। एक्स कहां से कहां तक जाएगा?
यहाँ पे दो गलतियां होती है, एक तो ये एलिमेंट चूज कौन सा करना है वहां पे गलती आती है, और दूसरी गलती जो लोग करते हैं वो होती है लिमिट्स लिखने में कि x कहां से कहां तक जाएगा। भाई सिंपल सी बात है, जब पहला छोटू पकड़ा तो x की वैल्यू क्या थी, जब पहला छोटू पकड़ा तो x की वैल्यू क्या थी 0, और जब आखिरी छोटू पकड़ा तो x की वैल्यू क्या है l। तो यानी कि x जाएगा 0 से लेके l तक, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। अब ऐसी मुझे भरपूर उम्मीद है कि इसको आप सॉल्व कर सकते हो क्या? ठीक है, ये थोड़ा सा अजीब सा फनी सा लग रहा है देखने पे, तो मैं दोबारा लिख देता हूं इसको। ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, ये आ गया अपना लैम्डा नॉट बाय एल इंटू एक्स प्लस लैम्डा नॉट इंटू डी एक्स। लिमिट जाएगी 0 से l, नीचे भी और ऊपर भी। समझ में आ गई वाली बात? सॉल्व कर सकते हैं इसको हम लोग, पक्का? चलो, और वैसे कैसे करोगे सॉल्व यार? इंटीग्रेशन तो मुझे लगता है तुम्हें मुझसे ज़्यादा ही आता होगा, और लेकिन वैसे कोई खास बात नहीं है, इसको मल्टीप्लाई कर लो, देखो क्वाड्रेटिक फंक्शन बन गया, उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, और डिनोमिनेटर में एक लीनियर फंक्शन है उसी को इंटीग्रेट करना है, तो मेरे ख्याल से ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आई एम नॉट गोइंग मच इनटू मैथ्स बिकॉज आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम। ठीक है, मुद्दे की बात समझो, जो मैं यहाँ पे स्ट्रेस करना चाह रहा हूँ वो है एलिमेंट कैसे पकड़ना है और लिमिट्स कैसे लेनी है। ये हुआ एक एग्जाम्पल जिसमें मैंने लीनियर सिचुएशन ली। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, कुछ छोटी छोटी बातें सेंटर मास के बारे में हम जान लेते हैं। जैसे कि पहली बात तो ये है कि अगर एक यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूटेड मास है तो उस केस में सेंटर ऑफ मास हमेशा एक्सिस ऑफ सिमेट्री पर लाई करता है। ठीक है, अगर मान लो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास है, लेट अस से समथिंग लाइक अ स्क्वायर, तो सेंटर ऑफ मास जो होगा वो हमेशा एक्सिस ऑफ सिमेट्री पर लाई करेगा। अगर यहाँ पे एक लाइन है तो ये अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास है, सेंटर मास लाइन पर लाई करेगा, लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लाई करेगा। ठीक है, तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन अगर है तो सेंटर मास हमेशा एक्सिस ऑफ सिमेट्री पर लाई करता है। दूसरी बात ये है कि इफ देयर आर मोर देन वन एक्सिस, अगर एक से ज्यादा एक्सिस हैं तो सेंटर मास हमेशा एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जो ज्यादा एक्सिस ऑफ सिमेट्री हैं उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर लाई करता है। जैसे कि इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये वाला भी है और ये वाला भी है और ये वाला भी है और ये वाला भी है, तो सबका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो यही है। तो अगर यहाँ पे एक स्क्वायर है या रेक्टेंगल है तो उसका सेंटर मास सेंटर पे ही लाई करेगा। ज्योमेट्रिकल बॉडीज का तो वैसे भी सेंटर पे ही लाई करता है। बात तब आती है जब आप कोई अजीब सी बॉडी की बात करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने बात करी एक कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर की, तो उसका जो सेंटर मास होगा वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री पर लाई करेगा, तो वो यहाँ पे कहीं ना कहीं लाई करेगा। या अगर आपने आधी रिंग की बात कर ली तो सेंटर मास यहाँ लाई करेगा। या अगर आपने एक हेमिस्फीयर की बात कर ली तो वो सेंटर मास इस एक्सिस पर लाई करेगा। इसका एक ही एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, इसका एक ही एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। समझ में आ रही है वाली बात? अगर एक से ज्यादा एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, जैसे कि अगर एक सर्कल आ गया तो उस केस में सेंटर ऑफ मास जो है, या स्फीयर सर्कल हो गया या स्फीयर हो गया, तो हर डायमीटर के अबाउट एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। हर डायमीटर एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री है और इसका मतलब सेंटर मास सेंटर पे ही लाई करने वाला है। तीसरी एक इंपॉर्टेंट बात होती है, फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगर आप सेंटर मास कैलकुलेट कर रहे हो तो आप उस बॉडी के किसी पार्ट के सेंटर मास पे उसका सारा का सारा मास अज्यूम मान सकते हो। मतलब कि मेरे कहने का मतलब यहां पर यह है कि अगर मान लो यहां पे एक स्फीयर है और यहां पर एक क्यूब है और आपसे पूछा जाए कि बताओ इन दोनों का कंबाइंड सेंटर ऑफ मास कहां पर है, तो आप ये मान सकते हो कि अगर इसका मास m1 था और इसका मास m2 था, इसका सारा का सारा मास इसके सेंटर पे और इसका सारा का सारा मास इसके सेंटर पे मान के, जैसे पॉइंट मास इसके लिए सेंटर मास निकालते हैं, वैसे सॉल्व किया जा सकता है। हो सकता है इस वक्त आपके दिल में ये ख्याल आए कि सर अरे सर क्या बात करो, सेंटर मास पे तो वैसे भी सारा मास हमेशा होता है। नहीं, सेंटर ऑफ मास के ऊपर सारा का सारा मास ना होता है और ना ही हमेशा अज्यूम कर सकते हो। होता तो बिल्कुल भी नहीं है, और अज्यूम भी हम कभी कभी कर सकते हैं। एक्चुअली गिनती के 3 केसेस होते हैं। पहला, अगर सूडो फोर्स लग रही हो, दूसरा अगर ग्रेविटी लग रही हो, और तीसरा अगर आप सेंटर मास को कैलकुलेट कर रहे हो तो ही आप बॉडी के सेंटर मास पे सारा का सारा मास अज्यूम कर सकते हो। रियलिटी तो कभी होता ही नहीं है। ठीक है, और अगर आपको लगेगा सर क्यों नहीं होता, कैसे नहीं होता, सर होता तो है रियलिटी में, तो उसका बहुत सिंपल सा तरीका है। और चलो एक सेकंड तुमको दिखाई देता हूं। कैसे भाई, मान लो यहां पर मेरे पास मार्कर है, मान के लो है ही मार्कर है। अब अगर यहां पर मार्कर है, अगर मैंने कहा इसका सेंटर मास कहां है, तो इसका सेंटर मास ये यहां पर है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि mg सिर्फ यहीं पे लग रही है, ऐसा सारा मास यहाँ। अगर सारा मास यहाँ होता तो जब मैं ढक्कन खोलता और ढक्कन को यहाँ पे रख के छोड़ता तो mg तो नीचे लगना चाहिए, तो ये क्यों गिर रहा है, ये क्यों गिर रहा है? इसका मतलब जहाँ पे मास जिसका जहाँ है वहीं है। सेंटर मास पे हम सिर्फ अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, वो भी सिर्फ 3 सिचुएशन में, जैसा मैंने अभी अभी बताया। ठीक है, अब बात करते हैं जैसे सर्कुलर आर्क का सेंटर मास कैसे निकालना है। पहले हमने dx एलिमेंट लिया था, अब यहाँ पे हम छोटू पकड़ेंगे एक बार फिर, और इस बार सर्कुलर आर्क अगर इस तरीके से है और वो सेंटर पे जो एंगल सबटेंड कर रही है, मान लीजिए कि वो एंगल है फाई।
टोटल एंगल जो वो सबटेंड कर रही है सेंटर पे वो है फाई। अब यहाँ पे हमको छोटू तो पकड़ना है, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे छोटू पकड़ा, छोटू छोटू छोटू, और छोटू का हमने अज्यूम किया छोटू सेंटर पे डी थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है। छोटू का जो एंगल यहाँ पे सबटेंड हो रहा है वो डी थीटा है, छोटू की लंबाई थीटा है, सॉरी छोटू का जो एंगल है ये वाला वो थीटा है। तो छोटू की जो लंबाई है वो आर डी थीटा आ जाएगी अगर रेडियस आर है तो। और अगर मैं यहां पे एक बार फिर वही पुरानी कहानी लिखनी शुरू करता हूं, इंटीग्रल, अब यहां पर देखो एक्स सी एम देखा जाए तो वो तो जीरो हो गया क्योंकि ये एक्स जीरो सिमेट्री आ गई। एक्स सी एम क्या है? जीरो। तो हमें सिर्फ वाई सी एम निकालना है। तो मुझे अगर वाई सी एम निकालना है तो वो हो जाएगा इंटीग्रल वाई डी एम अपॉन इंटीग्रल डी एम। लेट मी अज्यूम ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास है, ये बात तो पहले से ही पता थी। लेट मी अज्यूम कि इसका मास कैपिटल एम है। अगर इसका मास कैपिटल एम है पूरे का, तो उस केस में क्या कहा जा सकता है? पहली बात तो ये कि डिनोमिनेटर में कैपिटल एम ही आ जाएगा, डीएम 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 डीएम, सारे डीएम जोड़े तो एम आ गया। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में तो चलो एम आ ही जाएगा, बात है न्यूमरेटर की। तो यहां पे हमने पकड़ा एक पार्टिकल, ये पहली बात ये देखते हैं लैम्डा कितना आ रहा है इसका। मास पर यूनिट लेंथ आ जाएगा m अपॉन आर फाइव। मास पर यूनिट लेंथ कितना आ जाएगा? m अपॉन आर फाइव। और इतने मास की लंबाई जो है वो आर डी थीटा है। अब यूनिट मास का मास लैम्डा, दो यूनिट, 1 मीटर का मास लैम्डा, 2 मीटर का मास 2 लैम्डा, 5 मीटर का मास 5 लैम्डा, इतने मीटर का मास इतने मीटर का मास इतने लैम्डा। यानी कि इसको मैं m अपॉन आर फाइव से मल्टीप्लाई और कर दूं, ये आ गया डीएम। ठीक है, तो यहां पे अगर डीएम आया तो डीएम लिख देते हैं। डीएम की वैल्यू यहां पे वाई, अच्छा वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो ये अगर रेडियस आर है तो ये हो गया आर कॉस थीटा। आर कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय क्या? आर कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय डीएम। डीएम हो जाएगा, आर से आर काट देते हैं पहले इसको, तो ये हो जाएगा एम इंटू डी थीटा बाय फाइव, एम इंटू डी थीटा अपॉन फाइव, और उसको किया इंटीग्रेट। अब इसमें m कांस्टेंट है, फाइव कांस्टेंट है, m से m कट जाएगा, वैसे फाइव कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, और ये आ गया r कॉस थीटा डी थीटा का इंटीग्रल। बस तुम मुझे ये बता दो कि इसकी लिमिट क्या आएगी, थीटा कहां से कहां तक जाने वाला है। तो थीटा जाएगा -5/2, क्योंकि ये एंगल 5/2 है और ये भी 5/2 है। तो जब थीटा जाएगा, सारे एलिमेंट गिनने हैं, तो -5/2 से लेके +5/2 तक। एक बार फिर आई होप आपने यहां पर लिमिट्स में गलती नहीं करी है। ठीक है, और जैसे आप ये करोगे, इसका जो एक्सप्रेशन है ये आ जाएगा r sin 5/2 अपॉन, और अरे वो वाला 5 कहां रह गया, अपॉन 5, और एक 2 और आएगा इंटीग्रेट करते टाइम, तो ये 5/2 बन जाएगा। तो ये आ जाएगा YCM। तो किसी भी आर्क का YCM जो है वो इस एक्सप्रेशन से गिवन है। जैसे ही ये आर्क हमारी निकल के आ गई, अब हम और क्या कह सकते हैं? जैसे ही आर्क निकल के आ गई तो यहां पे हम लोग बात कर सकते हैं किसी सर्कल की भी कर लो भाई बात, ऐसा क्या लगे तो सेमी सर्कल की, मतलब हाफ रिंग की अगर मैं बात करता हूं तो फॉर्मूला तो आई गया ये रहा। तो जैसे मैंने हाफ रिंग की बात करी और यहां पे एक हाफ रिंग बनाई, मान लो हाफ रिंग का जो रेडियस था वो हो गया r, और अब हम ये कह सकते हैं जो एंगल सबटेंड हो रहा है सेंटर पे वो हो जाएगा पाई। तो YCM की वैल्यू क्या आ जाएगी? वो हो जाएगी r इंटू साइन, फाई की जगह आया π/2 अपॉन π/2। ठीक है, तो ये आ जाएगा sin π/2 अपॉन π/2, और उसकी अगर मैं वैल्यू डालूंगा तो sin π/2 अपॉन π/2, sin π/2 हो जाएगा 1, और ये आ जाएगा 2r/π। ये आ गया YCM। तो पहला केस अपन ने देखा जब हमने dx एलिमेंट लिया था, दूसरा एलिमेंट देखा जब हमने छोटा सा एंगल एलिमेंट लिया है। एक और केस देते हैं, हम लोग एलिमेंट्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, एक और केस लेते हैं जब हम बात करते हैं एक सेक्टर की। अगर मैंने यहां पे एक y एक्सिस और x एक्सिस खींचा और इस पे बनाया एक सेक्टर, ठीक है, लेट मी अज्यूम कि जो सेक्टर था वो यहां पे एंगल, टोटल एंगल फाई सबटेंड कर रहा था। ठीक है, अब यहां पे या तो मैं एक इस तरीके का एलिमेंट ले सकता था, ठीक है, पतला सा एलिमेंट ले लिया, फिर वो छोटा सा ट्रायंगल बन जाएगा, और ट्रायंगल का सेंटर ऑफ मास ढूंढ लिया, और फिर वहां पे सारा का सारा मास मान के उसको इंटीग्रेट कर लिया। ये एक तरीका हो सकता था, पर मैं ये करूंगा नहीं। क्यों?
क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ और खुराफात चल रही है, क्योंकि मैंने अभी अभी बड़ी मेहनत करके मैंने अभी अभी YCM निकाला है आर्क के लिए, और वो आया था R इंटू साइन 5/2 अपॉन 5/2। तो अगर मैं यहां पे एक आर्क बनाऊं, ठीक है, R रेडियस की और DR विड्थ की एक आर्क मैंने बनाई, तो अब से ये मेरा एलिमेंट है, ठीक है, सेक्टर लेते टाइम, ठीक है, सेक्टर लेते टाइम मैंने जो एलिमेंट लिया वो ले लिया एक पतली सी आर्क, और अगर एक आर्क को मैंने एलिमेंट लिया तो उसका रेडियस क्या हो जाएगा, उसका रेडियस हो गया R, विड्थ होगी DR। और यहां से मैं ये कह सकता हूं YCM की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो पहले तो इसका मास निकाला जाए, ठीक है। तो मास कैसे निकालेंगे, मास निकालने के लिए पहले मुझे चाहिए सिग्मा। सिग्मा क्या होता है, मास पर यूनिट एरिया। तो सिग्मा की अगर मैं यहां बात करता हूं तो सिग्मा हो जाएगा, मान लो टोटल मास m था इसका, तो m अपॉन एरिया कितना है, एरिया है पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय थीटा। ये देखो जरा समझ में आया क्या, क्योंकि इसका एरिया कितना है, इसका एरिया है पाई r स्क्वायर, तो पूरे का एरिया होता है डिवाइडेड बाय 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय थीटा। ये हो गया सेक्टर का एरिया, m अपॉन सेक्टर का एरिया, ये मुझे देगा मास पर यूनिट एरिया, ठीक है। कुछ कटा, हाँ कटा ना, पाई से पाई कटा, बस और कुछ नहीं कटा। अच्छा फिर क्या करना है, अब मुझे पता करना है डीएम की वैल्यू। तो डीएम की वैल्यू हो जाएगी मास पर यूनिट एरिया इनटू छोटा सा एरिया, ये वाला छोटा सा एरिया, ठीक है। सिग्मा की वैल्यू अभी अभी विस्कोसिटी सूत्रों से पता चली है, वो 2m अपॉन r स्क्वायर थीटा है, तो 2m अपॉन r स्क्वायर थीटा, ये हो गई सिग्मा की वैल्यू, ठीक है। थीटा नहीं है, ओहो सॉरी एक गड़बड़ होगी छोटी सी, थीटा नहीं है फाई है, टोटल एंगल फाई है, ठीक है। तो दोनों जगह पे फाई आएगा, तो ये रहा फाई यहां पर भी और ये रहा फाई यहां पर भी, ठीक है। अब क्या हुआ, अरे ऊपर लिखना था, नीचे कहां से आ गई है, हाँ तो ये आ गया फाई यहां पर, तो सिग्मा की वैल्यू हो जाएगी m अपॉन 5r स्क्वायर और 2 ऊपर, तो यहां से ही लिखा हुआ है, ठीक है। अब एरिया लिखना है अगर मुझे, इसका छोटा सा एरिया कितना हो जाएगा, इसकी चौड़ाई कितनी है dr, और लंबाई कितनी है छोटा r इंटू 5, तो स्मॉल r इंटू 5 तो हो गई लेंथ, मल्टीप्लाई हो गई dr से, चलो 5 से 5 कट गया, एक काम खत्म हुआ, ये आया dm, ठीक है, dm आ गया। अब ये जो सारा का सारा ये नीला वाला मास है वो कहां पे कॉन्सेंट्रेटेड है, इसके सेंटर ऑफ मास पे। आर्क का सेंटर ऑफ मास कहां होता है, ये लिखा, बस अगर इसका रेडियस आ रहा है तो यहां पर भी स्मॉल आर ही आएगा। तो मैं यहां पे कह सकता हूं, अगर मैंने इसको इंटीग्रेट किया कि भाई इंटीग्रल y dm अपॉन इंटीग्रल dm, नाउ इंटीग्रल dl इज अगेन गोइंग टू बी सारे के सारे, अगर पतली पतली आर्क का मास निकालूंगा तो वो फिर से कैपिटल m आ जाएगा, तो डिनोमिनेटर तो यहां पे m ही आने वाला है। बात है न्यूमरेटर की, तो न्यूमरेटर क्या आएगा, y की वैल्यू क्या लिखी जाएगी, तो y की वैल्यू आएगी ये वाली, क्योंकि ये इसका सारा का सारा मास मैंने इस जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड मान लिया। तो कितना आया y की वैल्यू आ गई छोटा r इंटू साइन 5/2 अपॉन 5/2 मल्टीप्लाइड बाय dm। dm की वैल्यू कितनी है 2m बाय कैपिटल R स्क्वायर इंटू छोटा r इंटू dr, 2m बाय कैपिटल R स्क्वायर इंटू छोटा r इंटू dr, और इसको भी इंटीग्रेट करेंगे, और नीचे तो इंटीग्रल हो ही चुका है। ऊपर जब आप इंटीग्रेट करोगे तो छोटा r इज द वेरिएबल, स्मॉल r इज द वेरिएबल, उसका इंटीग्रल कहां से कहां तक जाएगा, उसका इंटीग्रल जाएगा 0 से लेके कैपिटल R तक। तो ये जो चीज है ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी, अब इसको सॉल्व कर सकते हो आप, यहां पे m से तो m कट गया, ठीक है, कैपिटल R स्क्वायर आ गया बाहर और 2 उछल के चला गया ऊपर, ठीक है। तो यहां पे क्या आ जाएगा साइन 5/2 अपॉन 5/2, ठीक है, साइन 5/2 भी बाहर आ जाएगा और नीचे वाला 5/2 भी बाहर आ जाएगा। बचा क्या, बचा है यहां पर ट्वाइस ऑफ साइन 5/2 अपॉन 5/2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, अंदर आ गया r स्क्वायर dr का इंटीग्रल, रेडियस गोज फ्रॉम 0 टू कैपिटल R। जैसे ही आपने इसको सॉल्व किया तो यहां जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आपका आंसर आएगा 2/3 साइन 5/2
अपॉन 5/2 इंटू कैपिटल आर। देखना जरा यही आ रहा है क्या? बिल्कुल आ ही रहा है, दिख रहा है। आर स्क्वायर का इंटीग्रल हो जाएगा r³/3, लिमिट डालोगे तो ये कैपिटल r³/3 बन जाएगा। 2/3 अलग हो गया, एक आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, तो r³ में से एक आर स्क्वायर कट गया तो एक आर रह गया, बाकी साइन 5/2 अपन 5/2 ऐसे कैसे लिखा हुआ है। और ये आ गया सेंटर ऑफ मास फॉर अ सेक्टर, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द सेंटर ऑन द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये आ जाएगा सेंटर मास का पोजीशन, ये आ गया YCM। ठीक है, ये किसका आया? ये आया अपना सेक्टर का। इसी को हम डिस्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर हाफ डिस्क लेते, रेडियस अगर उसका कैपिटल आर होता तो सेंटर पे जो एंगल सबटेंड हो रहा होता वो पाई हो रहा होता। ठीक है, तो यहां पे क्या आता? 2/3r इंटू साइन π/2 अपॉन π/2। साइन π/2 हो जाता 1 और ये आ जाता 4r/3π। आई होप आपको ये वाली चीज याद होगी। ठीक है, याद हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद हो तो पता कर लो, आप याद कर लो। अच्छा, इसके बाद अगर हम और आगे बढ़े, ठीक है, अभी तक हमने dl या dx का एलिमेंट लिया, फिर हमने d थीटा का एलिमेंट भी ले लिया, किसमें? r के केस में। फिर r पतली पतली r मान के d एरिया का भी एलिमेंट ले लिया। अब एक और चीज आती है, अगर हमारे पास एक हेमिस्फीयर हो, हेमिस्फीयर में भी दो अलग अलग चीजें हो सकती हैं, एक हॉलो हेमिस्फीयर और एक सॉलिड हेमिस्फीयर। हॉलो हेमिस्फीयर के केस में क्या होगा, मैं एक्सप्रेशंस बना देता हूं आपके लिए। ठीक है, इंटीग्रेट आप कर लेना। हॉलो हेमिस्फीयर के केस में क्या होगा? हॉलो हेमिस्फीयर में इसका अगर मास m है तो मैं ये कह सकता हूं मास पर यूनिट एरिया m अपॉन 2/3 2πr² हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे जो मास है वो 2πr², ये मास पर यूनिट एरिया हो गया। यहां पे अगर मुझे पता करना है, अगेन एक्सिस ऑफ सिमेट्री के चलते XCM तो 0 ही हो जाएगा, सेंटर मास यहां कहीं नहीं है, वो यहीं लाया करेगा। तो यहां पे मैंने ली एक यहां पे पतली सी डिस्क या रिंग ले ली, रिंग, ये एक रिंग ले ली मैंने, और वो रिंग मान लीजिए यहां पे कुछ एंगल सबटेंड कर रही है। ठीक है, लेट अस से ये एंगल थीटा है और ये यहां पे d थीटा एंगल सबटेंड कर रही है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं, मुझे बता दो ये जो रिंग है उस रिंग का मतलब वो कितना है, एरिया कितना है? तो जो रिंग का एरिया आएगा, रिंग पीछे भी है यहां पर, रिंग का जो एरिया आएगा वो कितना आएगा? एक मिनट, थोड़ी चित्रकारी अच्छी सी कर लूं। तो रिंग पीछे है, ये आगे वाला पार्ट है। तो अब ये ऐसे रिंग है, रिंग का एरिया कितना आएगा? चौड़ाई हो जाएगी RD थीटा, और इसका लंबाई कितनी हो जाएगी? अगर ये रेडियस r है तो ये रेडियस r साइन थीटा हो जाएगा, और इसका मतलब उसका एरिया हो जाएगा 2πr साइन थीटा इंटू RD थीटा। ये हो गया इसका एरिया। एरिया को मल्टीप्लाई किया सिग्मा से, यानी कि m/2πr² से, ये मुझे दे देगा इसका मास। और इसका मास सारा का सारा कहां माना जा सकता है? इसके सेंटर पे। उसका y क्या है? क्योंकि मुझे ये तो आ गया अपना dm। ठीक है, अब अगर dm आ ही गया है यहां पर तो ठीक है, ये dm आ गया। इनफैक्ट इसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, लेकिन मैं चलो नहीं जाता। ये हो गया dm। मुझे क्या चाहिए था? इंटीग्रल y dm। इसका सेंटर मास कहां है? वो जाएगा r cos थीटा पे। ठीक है, ये आ गया इंटीग्रल y dm। इसको कर लेंगे इंटीग्रेट। बस मुझे ये बता दो पहले, थीटा कहां से कहां तक जाएगा? इस केस में थीटा सिर्फ 0 से π/2 जाएगा। 0 रखा तो बिल्कुल बॉटम वाली रिंग बन गई, थोड़ा ऊपर लेके गए थोड़ी छोटी रिंग बन गई, और ऊपर ले गए और छोटी रिंग बन गई, और ऊपर गए ये वाली रिंग आ गई, और बिल्कुल अगर आप 90 रख दिया तो ये छोटी सी रिंग बन गई यहां पर ऑलमोस्ट। ठीक है, और 0 थीटा को जो 0 से 90 डिग्री है, 0 से π/2 ले जाओगे, π/2 रेडियंस ले जाओगे, उसी में आपका काम बन जाएगा। तो ये आ गया 0 से π/2 डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास तो m है ही सही, वो m से m कट जाएगा। और इसको सॉल्व करके आप यहां पे सेंटर ऑफ मास इसका निकाल सकते हो। ये सेंटर ऑफ मास जो है ये तो आ गया आधी इसका, हॉलो हेमिस्फीयर का। ठीक है, यहीं पे अगर सॉलिड हेमिस्फीयर होता तो क्या करते? अगर हॉलो हेमिस्फीयर का आ गया है सेंटर ऑफ मास, इसको पूरे को डिवाइड कर दो m से, तो जो m से डिवाइड करोगे यहां पर
तो एक्चुअली ये सेम सेम ए एम कट भी जाएगा। तो ऑब्वियसली मास पे सेंटर मास डिपेंडेंट भी नहीं है, सेंटर मास सिर्फ प्रोपोर्शन साइज पे डिपेंडेंट है। अब अगर मैं बात करता हूं इसकी किसकी इसकी सॉलिड हेमिस्फीयर की, सॉलिड हेमिस्फीयर के केस में बस इतना सा फर्क पड़ेगा कि यहां पे अब हम बजाय एरिया लेने के, सरफेस एरिया लेने के, हम यहां पे इसको यहां पे एलिमेंट के नाम पे पूरी पूरी डिस्क मानते हैं। ठीक है, जब आप पूरी पूरी डिस्क मानोगे तो उस केस में क्या होगा, हम यहां पे कह सकते हैं भाई आपने अगर डिस्क मानी तो मान लो ये रही डिस्क, ठीक है, नहीं टेढ़ी हो गई, यहां पर जो डिस्क आएगी वो इस तरीके से आएगी, ये एक डिस्क, ये वाली डिस्क हो गई। ठीक है, मान लो कि यहां से जो दूरी है इसकी, इस डिस्क की y है। ठीक है, अगर ये y है, लेट अस से यहां पे जो एंगल सबटेंड हो रहा है वो थीटा है, अगर ये वाला जो एंगल है, ये यहां जो एंगल सबटेंड हो रहा है वो थीटा है, तो ये r है। तो एक बात तो यहां पर ये हो गई कि इसकी जो चौड़ाई है वो हो गई मान लो dy। ठीक है, तो अगर ये y है, ये थीटा है, तो एक बात हम क्या कह सकते हैं, ये जो डिस्क बनी है, पहली बात तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, डेंसिटी हो जाएगी मास अपॉन 2/3 पाई आर क्यूब, ये आ गई डेंसिटी। ठीक है, मुझे क्या निकालना है, इंटीग्रल y dm अपॉन इंटीग्रल dm। इस बार मैंने एलिमेंट के नाम पे क्या लिया, पतली पतली स्लाइस काट ली, तो एक डिस्क बन जाएगी। ये जो डिस्क बनी है, इस डिस्क का रेडियस क्या है, वो है r साइन थीटा, जैसे पहले था। ठीक है, वो था r, वो है r साइन थीटा। और इनफैक्ट अगर मैं थीटा के टर्म्स में ना ही लिखूं तो और भी बढ़िया होगा, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है मेरा वो y है, तो उस केस में मैं यहाँ पे ये कह सकता हूं, चलो थीटा के टर्म्स में नहीं लिखते, इसको मैं छोटा r ही बोल देता हूं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, अब क्या कहा जा सकता है, दिस इज इक्वल टू, पहली बात तो इसका सारे का सारा सेंटर मास कहां है, यहां पर ही है, इसका मतलब y तो y ही आ गया। छोटा सा मास कितना होगा, मास हो जाएगा इसका छोटा सा वॉल्यूम डिस्क का मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी। वॉल्यूम कितना है, तो वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एरिया मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस, यानी कि dy। तो पाई आर स्क्वायर dy, ये आ गया वॉल्यूम, वॉल्यूम को मल्टीप्लाई किया डेंसिटी से, डेंसिटी हो गई रो, वो लिखी हुई है, और इसको करेंगे इंटीग्रेट, डिवाइडेड बाय टोटल मास, तो m है ही सही। एलिमेंट समझ में आ गया। ठीक है, थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि r भी वेरिएबल है और y भी वेरिएबल है, पर मुझे ये पता है कि r की वैल्यू रूट ओवर, इनफैक्ट मुझे ये पता है वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की वैल्यू कैपिटल R स्क्वायर है। ठीक है, वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की वैल्यू कैपिटल R स्क्वायर है। तो यहां से अगर मुझे स्मॉल r निकालना है तो वो हो जाएगा r स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का रूट। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे यहां से, ये तो अलग हो गया, तो इंटीग्रल y पाई आर स्क्वायर बन जाएगा, छोटा आर स्क्वायर ही चाहिए, कोई बात नहीं, तो आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और रो की वैल्यू हो गई m अपॉन 2/3 पाई आर क्यूब इंटू डी वाई, डिवाइडेड बाय टोटल मास, तो m आने ही वाला है, ये m इस m से कटी जाएगा, और इंटीग्रेट करते टाइम y कहां से कहां तक जाएगा, y जाएगा 0 से लेके कैपिटल R तक, और इसको इंटीग्रेट करके हम लोग सेंटर ऑफ मास की वैल्यू भी, इसके सॉलिड हेमिस्फीयर के सेंटर मास की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। समझ में आ गई वाली बात बच्चों। चलिए, तो सेशन थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन ठीक है, काफी घनघोर कैलकुलेशंस भी यहां पर आ गई, लेकिन खास बात यही है कि मतलब ऐसे कोई खास डरने वाली बात नहीं होती है, बस एक बार समझ में अगर आपको आ जाए कि क्या कर रहे हैं तो आपको, और इस चीज की अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपको ये चीजें अपने आप याद हो जाती है कि भाई कौन सी डिस्क लेनी। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, एज फार एज द एग्जाम्स आर कंसर्न, यू एक्चुअली डोंट नीड टू कैलकुलेट दीज। ठीक है, अगर आपको याद भी है ना फाइनल रिलेशन, चाहे रिंग हो, चाहे आधी डिस्क हो, या आधी मतलब आधी रिंग हो, या आधी डिस्क हो, या हेमिस्फीयर हो, सॉलिड हेमिस्फीयर हो या हॉलो हेमिस्फीयर हो, इनके अगर आपको फॉर्मूले भी याद हैं तो भी बहुत है आपके लिए। ठीक है, अब एक काम करना, मैंने यहाँ पे डिराइव नहीं किया है, ठीक है, जानबूझ के डिराइव नहीं किया है, कमेंट सेक्शन में मुझे ये वाले जो फॉर्मूले जो इंटीग्रेट करने के बाद, अगर आप सिंसियर एस्पिरेंट्स हो, वाकई आप अगर आप फोड़ना चाहते हो, तो इसको एक कम से कम 1 या 2 बार डिराइव करना। ठीक है, वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा,
ठीक है, वीडियो देखते रहने से कुछ नहीं होगा, जब तक आप खुद का अपना पेन पेपर नहीं चलाओगे तब तक कोई कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो जब आप इसको देख के सॉल्व करो और सॉल्व करके आंसर हॉलोस्फीयर और सॉलिड स्फीयर के जानबूझ के मैंने आंसर्स नहीं दिए हैं। ठीक है, आधी रिंग और आधी डिस्क का मैंने बता दिए थे सॉल्व करके, लेकिन बाकी लास्ट वाले जो दोनों हैं वो मैंने नहीं किए हैं। एक्सप्रेशन मैंने बना दिए हैं, ट्राई करना खुद से एक्सप्रेशन बनाने की, और उसके बाद आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना। ठीक है, भगवान करे जो सही आंसर लिखे उसके जेई में और नीट में या जो भी आप एग्जाम दे रहे हो उसमें 10% मार्क्स एक्स्ट्रा हैं जो वो आ रहे थे उससे ज्यादा। ठीक है, सो दैट शुड बी ऑल, एंड कीप ग्रोइंग एंड कीप डूइंग योर बेस्ट एंड कीप लाइकिंग द वीडियो, शेयरिंग द वीडियोस एंड सब्सक्राइबिंग। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।